गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। देखिए, ये चैप्टर एक अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत प्रभावी चैप्टर है ना। कि मैम, हमने अभी तक ये देखा था कि जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन क्या पादपों में, क्या पुष्पों में भी लैंगिक प्रजनन होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है। पुष्प जो है उनमें भी प्रजनन पाया जाता है बेटा। ठीक है। एक पुष्प में नर और मादा भाग पाए जाते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नर भाग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, मादा भाग अलग पुष्प में पाया जाता है। और कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं कि जिनमें दोनों भाग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो आज हम पुष्पों के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पादप जो है लैंगिक प्रजनक है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव कर लेना बेटा, कि पादप जो है, पौधे जो है, ये कैसा प्रजनन करते हैं? तो ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है। और असंख्य प्रकार के पुष्प, जिन्हें हम आनंद से क्या बोल रहे हैं, टकटकी लगा करके देखते हैं, सूंघते हैं, है ना, जिनकी खुशबू हमको बहुत पसंद है, मदहोश कर देती है ना, उनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो ये सब चीजें संभव हो पाई है सिर्फ और सिर्फ लैंगिक प्रजनन के कारण ही, है ना। ये और ये सारी चीजें जो है लैंगिक प्रजनन में सहायक भी होती है, कि रंग बिरंगा कोई पुष्प है ना, तो भंवरे आकर के आकर्षित होंगे। उसकी एक अलग, मतलब हर एक फूल की एक अलग महक होती है, अलग खुशबू होती है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुष्प हमारे लिए लाभदायक है। नहीं, उसका अपना खुद का महत्व होता है। ठीक है। और पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित भी करते हैं। हम देखते हैं पुष्प क्रमों में पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना की विविधता पर भी एक दृष्टि हम इस चैप्टर में डालेंगे, कि एक ही पुष्प में नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है। ठीक है। और उसको हम क्या नाम देंगे। ठीक। अब देखो, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो है बनता क्या है? तो बेटा वो फल बनता है और बीज की संरचना जो है होती है ना। इस अध्याय में हम पुष्प की आकारिकी, उसकी संरचना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम, है ना, कौन कौन से प्रक्रम है जो लैंगिक जनन करने में सहायक होते हैं, उनके बारे में पूरा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक चीजें बताती जाऊंगी, है ना। आज हम देख रहे हैं सबसे पहले कि पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है। ठीक है। पुष्प आप देखते होंगे कि कोई भी फ्लावर है उसका एक कलर है ना, और अपने आप में वो एक बहुत ही अलग, बहुत ही निराला पुष्प होता है ना। उसकी खुशबू अलग होती है, उसका जो है पैटर्न अलग है हर पुष्प का। तो वो अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक अंग होता है हर पुष्प का। तो प्राचीन काल से ही हम जो है, मानव जो है, पुष्पों का उपयोग करता आ रहा है ना। हम पुष्पों का उपयोग सौंदर्य के रूप में भी करते हैं, आभूषण बनाने में भी करते हैं। आपने देखा होगा हल्दी वगैरह रस्मों में जो है दुल्हनें आजकल फ्लावर वाली ज्वेलरी पहनना पसंद करती है। फिर सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सांस्कृतिक, इसका बहुत महत्व रहता है। किसका? पुष्प का। और मानव के द्वारा प्रेम और अनुराग और प्रसन्नता, विषाद और शोक आदि की अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित करने के ये प्रतीक होते हैं। कौन? पुष्प, है ना। आपने देखा होगा कि जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो फूल दे करके करता है। ठीक है। फिर जब कोई खुश होता है तो भी वो फूल जो है देता है, किसी को दोस्ती के लिए भी फूल देते हैं, है ना। फिर कोई शांत हो जाता है, कोई मर जाता है, तो वहां पर भी हम जो है शोक प्रदर्शित करने के लिए भी फूलों की माला लेकर के जाते हैं। तो फूल जो है हम कई तरीके से यूज करते हैं।
और कम से कम आप जो है यहाँ पर एक दिया गया है आपको होमवर्क कि कम से कम 5 पुष्पों की ऐसी सूची बनाना जो कि श्रृंगार के काम में आते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, आप 5 पुष्पों के नाम जो है लिखेंगे और उसका एक चार्ट बनाएंगे। देखिए, अब हम एक पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, है ना। अब आपने ये भी देखा होगा कि ये चित्र दिया हुआ है ना, लेकिन मैम हमको इस चित्र से इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं ओरिजिनल आपको दिखाने के लिए कुछ फ्लावर्स लेके आई हूँ। ये जो है गुड़हल का फूल है। ठीक, गुड़हल का फूल इसलिए लिया है, दूसरे फूल भी हम ले सकते हैं, गुड़हल का फूल इसलिए लिया है कि इसमें आपको पुंकेसर, है ना, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिख जाती है। इसलिए मैंने आप यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जो है गुड़हल के फूल का उपयोग किया है। लेकिन हम दूसरे फूल का भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक गुलाब का फूल भी लेकर के आई हूँ। ये मेरे पास एक अकाव का फूल भी है ना। तो इसमें भी हमको चीजें तो दिख जाएगी। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक, तो अभी हम इन सब फूलों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया गया है वो हिबिस्कस वाला फूल दिया गया है। ठीक है, ये हिबिस्कस फ्लावर दिया गया है। चलिए, तो देखते हैं अपन इसके कौन से भाग को हम क्या नाम दें। देखो बेटा, सबसे पहले तो पुष्प जो है, कोई सा भी एक फ्लावर हो, कोई सा भी पुष्प हो, वो एक डंडी के द्वारा जो है जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो डंडी दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं इसको? पुष्प व्रंत। याद रहेगा आपको, जिससे पुष्प क्या है, किसी भी पौधे से लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या है? पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत के आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो बारीक बारीक से दिए गए हैं, देखिए, ये जो छोटी छोटी सी पंखुड़ियां हैं, इनको बोलेंगे हम परिदल पुंज, है ना। ये पुष्प से थोड़ा परे है, थोड़ा दूर है, तो ये है परिदल पुंज। परिदल पुंज के बाद में ये जो है, ये है बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज, ये परिदल पुंज, ये बाह्य दल पुंज। और ये जो लाल लाल सी पंखुड़ियां आपको दिख रही है, इन लाल पंखुड़ियों का नाम है दल पुंज, और एक को बोलेंगे हम दल। ठीक है, एक को बोलेंगे दल। अब एक बार पंखुड़ियों के नाम बताओ जल्दी से। ये लाल वाला जो है, ये है दल, ये दल, ये जो है ये बाह्य दल, ये है परिदल, और ये है पुष्पवृंत। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे पुष्प के नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है। ठीक है, इधर देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से है ना, ये जो है इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या नाम है इसका? वर्तिकाग्र। और ये जो येलो येलो से एक छोटे से तंतु से जुड़े हुए आपको दिख रहे होंगे, ये है पुष्प का नर जनन भाग। ठीक है, जिसको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर। देखिए, ये पुंकेसर है। ठीक, और इस पुंकेसर को बड़ा करके बताया गया है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये है पुंकेसर। और ये यहां से लेकर के बेटा पूरा ये जो डंडी दिख रही है ना आपको, ये पूरी डंडी जो है, ये होती है मादा जनन अंग का भाग। ठीक है, ये मादा जनन अंग का भाग है। पुरुष वाला ये सिर्फ छोटा सा, जिसमें जो है पराग कण जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाहर वाला भाग परागकोश, और ये पराग तंतु, और इसके अंदर रहेंगे क्या? पराग कण। ठीक है, जिनको पोलन ग्रेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। अब एक और पुष्प है मेरे पास, उसमें मैं आपको बता दूं इसमें पोलन ग्रेन कहाँ पर रहेंगे। देखो, ये है, ये जो पुष्प है अकाव का, इसमें पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं बेटा। देखो कहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना, ये येलो येलो से, ये यहाँ यहाँ पर, यहाँ से मैंने अभी एक पोलन ग्रेन निकाला भी है, यहाँ से निकाला है। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से देखो,
यहाँ पर, ये यहाँ से के ब्लैक ब्लैक से जो जॉइंट वाला भाग है ना, यहाँ से पोलन ग्रेन निकाला है मैंने। ठीक, देखो बेटा, मेरे पास डिसेक्शन करने के लिए पूरा बॉक्स भी है, डिसेक्शन बॉक्स, जिसमें सारे टूल्स है मेरे पास। अथर्व रखो, ये देखिए सारे टूल्स है मेरे पास, डिसेक्शन बॉक्स पूरा है कंप्लीटली। मैंने एक हिबिस्कस प्लांट का डिसेक्शन करके उसकी हर चीज को अलग अलग निकाल के रखा है। देखिए, ये मैंने बोला था ना आपको कि जो ग्रीन वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये है बाह्य दल, और ये जो उसके नीचे वाली पंखुड़ियां है, ये वाली है ना परिदल, ये नीचे वाली परिदल, ये है परिदल। और पुष्प जिससे लगा हुआ है, जिस पर बैठा हुआ है, वो है पुष्पासन। और जो डंडी है उसका नाम है पुष्पवृंत। और इधर देखिए, ये मैंने सारे पुंकेसर निकाल लिए हैं, देख पा रहे होंगे मुझे लगता है आप, पुंकेसर है ना। और ये देखो, ये एक पंखुड़ी को बोलेंगे हम दल, और पूरे को बोलेंगे बाह्य दल। ठीक है, इधर देखो, ये जो है ये मादा वाला भाग है बेटा। ठीक, ये मादा वाला भाग है। इसमें जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। वर्तिकाग्र, ये जो ऊपर ये 5, इनकी संख्या 5 रहती है, ठीक है, वर्तिकाग्र की। तो ये जो है इसका नाम है वर्तिकाग्र, ये जो डंडी है इसका नाम है वर्तिका। और यहाँ पर एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है बीजांड। ठीक है, अब इस बीजांड को मैंने डिसेक्शन करके खोला है, खोल करके उसका पूरा अंडाशय बताया गया है। देखो, छोटे छोटे से अंडे देख रहे हैं आप, ये अंडे हैं छोटे छोटे से, जिसको मैंने यहाँ पर भी निकाल के रखा है। ठीक है बेटा, तो ये अंडाशय है किसका, किसका, हिबिस्कस प्लांट का। ठीक है, अब एक बार मुझे थोड़ा सा रिवीजन करके बताओ जल्दी से, इसको क्या कहेंगे हम, दल है ना। ये है बाह्य दल, ये क्या है, पुष्पासन। और ये जो बाह्य दल के नीचे की तरफ जो पंखुड़ियां लगी रहती है ना, उनको बोलते हैं परिदल। और ये जो भाग है ये कौन सा है, पुंकेसर। और ये स्त्री केसर, स्त्री केसर दो भाग में बटा हुआ है, तीन भाग में बटा हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड। और ये मैंने बीजांड को खोला, तो इसको हम बीजांड वाले भाग को अंडाशय भी कहते हैं ना, जिसके अंदर क्या रहेंगे, अंडे रहेंगे। देख पा रहे हैं आप अंडे, ये है अंडे। ठीक है, ये अंडे। अब हम पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगी मैं अभी आपको। एक बात और, जब पुष्पों की खेती की जाती है ना, जब पुष्पों की खेती की जाती है तो उसको बोला जाता है फ्लोरीकल्चर। क्या बोलते हैं पुष्प की कृषि को, फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरीकल्चर। अब हम पुष्प सूत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, किसी भी पुष्प सूत्र को लिखने से पहले हमको उसकी निम्न चीजें पता होना चाहिए कि जो सहपत्र है ना, यदि उसमें सहपत्र पाए जा रहे हैं तो उसको हम BR लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, BR लिखते हैं। ठीक है, और कैलिक्स को K से लिखा जाता है, कैलिक्स को K से लिखा जाता है, और कोरोला को C, और जो परिदल पुंज है उसको P। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें कैलिक्स कौन सा है और कोरोला कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो देखो बेटा, ये भाग जो है ना ये कैलिक्स है। ठीक है, तो इनको गिन करके लिख सकते हैं अपन, दिख रहा है नहीं पंखुड़ियां, इनको कैलिक्स बोलते हैं। तो देखो, कैलिक्स को K से डिनोट करेंगे, कोरोला को C से। कोरोला क्या चीज होती है, तो कोरोला ये कैलिक्स, और ये जो है ये कोरोला। ठीक है, और इसको C से डिनोट किया जाता है। इनको गिन करके हम लिख लेंगे कि 4 है, 5 है, कितने हैं। ठीक है, और जो परिदल पुंज है, ये परिदल पुंज, नीचे वाली पंखुड़ियां छोटी छोटी सी, ये जो परिदल पुंज है, इस परिदल पुंज को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यदि पुष्प में पुमंग पाया जा रहा है, ये है ना पुमंग, ये पुमंग, ये पुरुष वाला भाग पुमंग है, तो उसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो जायांग है, ये जायांग है ना, तो जायांग अंदर की तरफ जो बताया ना मैंने आपको, ये जायांग, जायांग, जायांग को किससे डिनोट करेंगे हम, जायांग को G से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, जायांग को G से डिनोट करते हैं।
और यदि अंडाशय जो है ऊर्ध्ववर्ती पाया जाता है तो उसको हम जी से डिनोट करेंगे, और यदि जो अंडाशय है वो कैसा पाया जाए, अधोवर्ती पाया जाए, मतलब साइड में अंडाशय हो, है ना। देखो ये जो है ना अपने पास अंडाशय, ये कैसा है, ये अधोवर्ती है ना। इसको बीच में से काटा तो बिल्कुल इस साइड और इस साइड दो भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है। मतलब ये कैसा है ये अधोवर्ती अंडाशय है। यदि ये ऐसा रहता, ऐसे इधर ऊपर इधर नीचे, तो उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्ववर्ती। लेकिन ये कैसा है, अधोवर्ती अंडाशय है, तो उसको जी के नीचे हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और नर फल के लिए जो है हम इस तरह से एक सर्कल बनाना है, ऊपर तीर का निशान लगाना है, और मादा के लिए एक सर्कल बनाना है, नीचे प्लस का चिन्ह लगाना है। और यदि नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे तो उसको ऊपर जो है मादा मादा वाला नर वाला भाग, और नीचे प्लस वाला जो है वो मादा वाला भाग का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। मतलब पुष्प हमारा कैसा होगा, द्विलिंगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या ये जो हिबिस्कस का प्लांट का पौधा है ये द्विलिंगी है या एक लिंगी है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक द्विलिंगी पुष्प है। क्यों, क्योंकि इसमें ये नर वाला भाग भी पाया जा रहा है और मादा वाला जायांग वाला भाग भी इसी पर पाया जा रहा है। तो ये कैसा है, द्विलिंगी। और द्विलिंगी जब होगा तो प्लस और ऐसा तीर का निशान दोनों लगाएंगे हम, ठीक है। और यदि उस पुष्प में त्रिज्या सममिति पाई जा रही है तो बीच में सर्कल लगा करके सब प्लस लिखा जाता है, सर्कल और ऐसा प्लस लिखते हैं, ठीक है। यदि त्रिज्या सममिति मिल रही है तो, और एक व्यास सममिति को हम परसेंट ऐसा प्रतिशत लगा करके इंगित करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हुआ पुष्प सूत्र लिखने का तरीका। अब देखो यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि यह जो है एक पुष्प सूत्र दिया गया है। इसमें आप बताओ बाहर वाले जो हैं कैलिक्स, इनकी संख्या गिनो कैलिक्स की, 1 2 3 4। कितनी है कैलिक्स, 1 2 3 और 4। कैलिक्स कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसने आप बोलोगे मैम ये 2+2 क्यों दिया है, क्योंकि दो जो है वो कोर स्पर्शी है ना। मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप करा हुआ और दो अंदर की साइड है, इसलिए 2+2 इसने लिखा है, ठीक। फिर ये कोरोला की संख्या गिनेंगे आप, 1 2 3 4। कोरोला भी कितने हैं, 4 है। अब यहाँ पर ए देखेंगे आप, तो ए कितने हैं, ठीक है। ए जो है, ए के लिए हम बोलते हैं कि पुमंग। तो पुमंग इस वाले चित्र में कितने दिए गए हैं, पुमंग पुमंग है 6। अब 6 में से 2 जो है इधर यहाँ पर बीच में पाए जा रहे हैं, ठीक है। जहां पर इनके किनारे मिल रहे हैं वहां पर 2 पाए जा रहे हैं, इसलिए 2 लिखा है। और 4 जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसलिए 2 पर 4 लिखा है। अब जी के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पुष्प है वो अधोवर्ती अंडाशय वाला है। देखें आप, अंडाशय इसमें कैसा है, अधोवर्ती है, ठीक है। और कितने हैं अंडाशय, अंडाशय की संख्या भी बताइए, 2 है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, पुष्प और पुष्प के भाग और पुष्प सूत्र। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।